नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन का तमाशा बन गया। और अगर तमाशा बन गया है फिर तो मोदी की छुट्टी 100% तय मानी जाएगी। जो नहीं सोचा था वही हुआ। अब यह इसलिए भी कहा जाए क्योंकि इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह बस से बदतर हो गई है। एक तरफ जिस काशी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, वाराणसी से चुनाव लड़ना उनके लिए जैसे बहुत बड़ी बात थी और ऐसा कोई जगह नहीं था। यह तो बात सच है कि काशी जैसा जगह कहीं भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काशी के महत्व को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए और वहां पर जो कॉरिडोर के नाम पर टोक्यो बनाने की बात करके जो हजारों लाखों लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, भारतीय जनता पार्टी ने पाखंड किया और मंदिरों को जिस तरह से तोड़फोड़ की। अब शंकराचार्य, चारों दिशाओं के जो चार शंकराचार्य हैं, कहा जाता है कि चार वेदों की रक्षा जैसे करते हो, वह उन वेदों के जो अहम लोगों तक प्रचार करते हैं कि उसकी गुरुत्व क्या है। ऐसे में अब शंकराचार्य के ऊपर सवाल खड़ा करना सरकार को यह सही तो नहीं है। और खास करके वह जो गेरुआ वस्त्र धारण किया हो, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात करता हूँ और गोरखनाथ पीठ से महंत है वह, अगर वही उस हिंदुत्व को न समझे तो यह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का पाखंड वाला हिंदुत्व अब देश के सामने आ गया है। और इसको लेकर के संत साधु संतों में नाराजगी छा गई है। पूरे देश के साधु संत अब 10 मार्च को दिल्ली कूच करने वाले हैं और चारों पीठाधीश जो है, चार शंकराचार्य, वह चारों एक हो गए हैं। और चारों एक हो गए तो सोचिए, जो मोदी साहब के अंधभक्त है ना, इनके हिंदुत्व के और आरएसएस का जो हिंदुत्व चलता है, उनके अंधभक्त भी उनके खिलाफ इस वक्त हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तमाशा सियासत का बन रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और जिस घर को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, और कोशिश नहीं, इसे आप सफलता कहेंगे कि तोड़ दिया, तोड़ करके अलग थलग कर दिया था मोदी और शाह की जोड़ी ने आरएसएस और एनसीपी को। और एक ऐसा संयोग बन गया, बीएमसी चुनाव क्या हुआ, बीएमसी चुनाव ने वह कर दिया कि जो मोदी साहब ने सोचा नहीं था। जिस घर को तोड़ा था बीएमसी चुनाव ने के परिणाम ने, उसी घर को एक करता हुआ वह बीएमसी चुनाव नजर आ रहा है। और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ और एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी करने को व्याकुल अब माने जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई और बातचीत भी हुई। डोंबिवली, कल्याण जैसे जगहों पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिल करके मेयर भी बनाने जा रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया, छोड़ दिया भाजपा को और शिवसेना एक हो गई। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का कहा जा रहा है 24 तारीख को बैठक होनी है, मीटिंग होनी है और घर वापसी पर बातचीत होगी। अब ऐसे में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने एक ऐलान किया है कि कर्नाटक के अंदर जो नगर निगम के अभी चुनाव 5-6 नगर निगमों के जो होने वाले हैं, वह बैलेट पेपर से होंगे और इसका पूरा हक है राज्य की सरकार को। राज्य की सरकार के पास में अधिकार होते हैं, कानून है, उसके तहत वहां ऐलान हो गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और चुनाव आयोग को कराना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग मुश्किल में पड़ गया क्योंकि वहां की सरकार ने ऐलान कर दिया और नियमों कानूनों के तहत किया है ऐलान।
और जिस तरह से बैलेट पेपर का ऐलान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मची है, वह बड़ी चिंता सता रही है भाजपा को कि आगे क्या होगा। क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो मोदी की छुट्टी 100% तय मानी जाएगी, क्योंकि फिर बैलेट पेपर में इन लोगों का वह फर्जी मतदान जो ईवीएम में पहले पढ़ करके आता है ना, जो डुप्लीकेट वोटर कहे जाते हैं या परसेंटेज जो बढ़ता है, वह काम नहीं हो पाएगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी गई तो भारतीय जनता पार्टी का साउथ से नामो निशान समाप्त हो जाएगा। साउथ के अंदर तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडिचेरी हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनके अंदर अगर कहीं भी है तो भारतीय जनता पार्टी मात्र कर्नाटक में है और कर्नाटक में है। और तेलंगाना में इस बार जो सांसद आए हैं वह बीआरएस के ऊपर कदम रख करके और वोट चोरी के माध्यम से आए हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसे आरोप लगे हैं। ऐसे में कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कहा जा रहा है राहुल गांधी के आरोप के अनुसार, वोट चोरी से ही वह आती है सत्ता में, अन्यथा जमानत जब्त हो जाएगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव के परिणाम जब वोटिंग होंगे, अब वहां के भी ऐलान होने वाले हैं तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग के लिए एक सदमा तो है, चुनाव आयोग का जो मकसद था वह प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि जो भाजपा को फायदा पहुंचाती है वह नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन एनडीए गठबंधन खत्म होने की कगार पर अब आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बिहार से भी खबरें अच्छी नहीं है अब आज, लेकिन एक अहम चीज बिहार के अंदर हुई कि जहां पर नीतीश कुमार की रैली हो रही थी, यात्रा पे है उस वक्त, इस वक्त वो वहां से कुछ ही दूर पर मुजफ्फरपुर के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जो सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। अब ऐसे में क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, हर किसी की जुबान पर यह आ चुका है और इसी बात की चर्चा सिर्फ बिहार में छाई हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र प्रदेश से निकल करके देश की राजनीति में आना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा भी जताई दी है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जो नुकसान चंद्रबाबू नायडू को हो रहे हैं, अब चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त करने की हालात में नहीं है और वह मोदी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और समर्थन वापसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नहीं जानता आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो अल्टीमेटम दिया है मोदी सरकार को, वह इसी तरफ इशारा कर रहा है, या जो नीतीश कुमार के कर रहे हैं बिहार के अंदर, या एकनाथ शिंदे जो फैसले ले रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का जो अड़ियल रवैया है, इससे यह तो बन रहा है कि एनडीए का पूरा तमाशा हो चुका है और एनडीए गठबंधन खत्म होने की कगार पर आ रहा है। ऐसे में चार बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बड़ी जरूरी है। इन चार अहम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर एक, देख तमाशा सियासत का, महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए दो दुश्मन आ गए एक साथ। फिर ध्यान से सुनिए इस सवाल को। देख तमाशा सियासत का, महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए दुश्मन आ गए एक साथ। अब जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, यह दोनों दो दुश्मन की तरह थे। क्यों? इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के वक्त भी और लोकसभा चुनाव के वक्त भी यह साफ स्टेज से भरी मंच से कहते हुए आए कि मैं सबको माफ कर सकता हूं, लेकिन एक गद्दार को मैं माफ नहीं कर सकता। या कोई और नहीं, उद्धव ठाकरे की जुबान से यह बात निकल रही थी। अब उद्धव ठाकरे का गुस्सा अपने जगह पर जायज है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के भी आपके ही पिता की कमाई हुई दौलत, कमाई हुई इज्जत पिता जाने के बाद उसके खानदान और उसके बेटों को मिलता है। वह नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ मिलता है, घर द्वार सब मिलता है, बाप का बेटे को मिलता है। लेकिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के थाने के अंदर ऑटो चलाया करते थे और बाला साहब ठाकरे ने थ्री व्हीलर ऑटो जो सवारी ढोआ जाता है उसी पर थाने के पास स्टेशन से सवारी ढोआ करते थे। बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना में ला करके उन्हें नेता बना दिया। इज्जत, शोहरत,
सब कुछ धन दौलत सब कमाया एक नाथ शिंदे ने, लेकिन बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद और जब एक चुनौती दे रहे थे उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी को सीधा टक्कर दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, सामना कर रहे थे, मुसीबत में थे, ऐसे वक्त पर बीमार थे, वह हॉस्पिटल में एडमिट थे उद्धव ठाकरे, उस वक्त एक नाथ शिंदे ने 45 विधायक पार्षद सांसदों के साथ पार्टी तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो गद्दार ही कहेगा कोई भी, और क्या कहेगा, कोई भी कहेगा। लेकिन वही चले गए, वह बात एक हद तक बात समझ आती थी कि पार्टी टूट गई, लोग पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन पार्टी छीन के लेके चले गए, दफ्तर छीन के लेकर के चले गए, सिंबल छीन करके ले गए, और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे के तस्वीर लेकर के चले गए। यह तो बहुत समान बात नहीं हो सकती, यह तो एक गद्दार ही कर सकता है, कोई और नहीं। अब अगर इसकी तुलना की जाए कि बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है, तो क्या एक नाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के बेटे थोड़ी थे? नहीं थे, वह एक ऑटो ड्राइवर थे और बाला साहब ठाकरे ने लाया था, इंसानियत दिखाई थी। इनको तो आजीवन कई पुश्ते इनकी बाला साहब ठाकरे के परिवार को क्या नाम है कि पैर धो करके पीना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो छीन ली। लेकिन यह दुश्मनी बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई, और लोकसभा चुनाव में एक नाथ शिंदे एक बराबर की स्थिति में आए। 9 लोकसभा की सीटें उद्धव ठाकरे को आई और 7 लोकसभा की सीटें एक नाथ शिंदे को आई। बात समझ आई, कहा गया कि चलो दोनों बराबर पर हैं, दोनों को जनता एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे को सीटें कम आ गई और एक नाथ शिंदे को 55 सीटें आ गई, करोड़ों रुपए बांटे गए। तब भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि असली शिवसेना हमारे पास है, नकली शिवसेना उधर है, हमने असली शिवसेना को साथ रखा है। तो बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी अपना कॉपीराइट दिखाने लगे एक नाथ शिंदे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह एक दुश्मन को मैं माफ कभी भी नहीं कर सकता, गद्दार को माफ नहीं कर सकता, और उसके लिए कभी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन बीएमसी के चुनाव ने सारी तस्वीर बदल दी। बीएमसी के चुनाव ने महाराष्ट्र के अंदर यह साबित कर, जैसा मैंने कहा, देख तमाशा सियासत का, महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए 2 दुश्मन आ गए एक साथ। जैसे ही 29 सीट पर एक नाथ शिंदे आए और 67 पर उद्धव ठाकरे आ गए। अब यही चर्चा, वही चर्चा फिर हो रही है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे है और नकली शिवसेना एक नाथ शिंदे हो गए। जनता ने एक बैक इनको अस्वीकार कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नाथ शिंदे का पूरा इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया, पूरा निचोड़ के पूरा रस निकाल उखाल करके छिलका फेंक दिया है। 29 सीटें करोड़ों रुपए खर्च करने की बात आई है, लेकिन वही कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़के 24 सीटें आई है। यानी कि महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार कर लिया कांग्रेस को। यानी कि एक नाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार की राजनीति, यह 3 लोगों की खत्म हो रही है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 89 पार्षद जो चुन करके आए महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर, वह सवालों के घेरे में है। पैसे, चुनाव आयोग की मदद और ब्यूरोक्रेसी की मदद, वोट चोरी, मतदाता सूची में छेड़छाड़, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी मतदान जिसको कहते हैं, इन सभी के बाद भारतीय जनता पार्टी को 89 आए। तो क्या फायदा इसे? यानी कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने जमानत तक न बचा पाए, यह परिस्थिति हो गई। ऐसे में कांग्रेस के महत्व को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के अंदर दर्द झलका, चेहरे पर मायूसी दिखी। उनको कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कांग्रेस अगर गठबंधन करके साथ लड़ी होती तो इंडिया गठबंधन की जीत होती। तब उन्हें इंडिया गठबंधन नजर आया। लेकिन वही कांग्रेस जब सत्ता परिवर्तन करने जा रही थी और प्राइम मिनिस्टर का ऑफर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को दी थी, तो वही शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के
पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने लगे थे। वही ममता बनर्जी आज जो ईडी के चक्कर में फंस करके और रो गा रही है, पीट रही है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर से, ये वो जो जंग लड़ रही है, वही ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। मोदी सरकार से इस देश को निजात देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की मार से कोई बच नहीं सकता और हिसाब बहुत बराबर करता है। वो वक्त लगता है थोड़ा, लेकिन हिसाब बराबर करता है। लेकिन शरद पवार के साथ तो बहुत जल्द हिसाब बराबर कर दिया। अब यह शरद पवार को समझ आ गया कि भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो जनता हमें सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे में अब कांग्रेस की अहमियत समझ आई कि कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस का फायदा इन लोगों को मिला, लेकिन इन लोगों ने कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाया, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया हमेशा। अब कांग्रेस किसी के साथ नहीं, अकेले निकल पड़ी है और कहती है जिसे हमारे साथ रहना है हमारे शर्तों पर आना पड़ेगा, नहीं तो अकेले देख लेंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एकजुट होकर के एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। घर वापसी एक तरह से कर रहे हैं। जिस तरह से डोंबिवली, कल्याण, इन सब जगहों में उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे आ गए, मेयर बना रहे हैं और शिवसेना का मेयर बनने जा रहा है। थाने में भी यही चीजें चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब बीएमसी के लिए भी एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं और 24 तारीख को या 25 तारीख को बैठक उद्धव ठाकरे के साथ होगी, यह बात कही जा रही है। श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटा, उद्धव ठाकरे से लगातार संपर्क में है, बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है। अब उद्धव और एकनाथ शिंदे की आखिरी बैठक होगी, यह बात कही जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संकट की घड़ी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मुंबई आए, अपने लोगों को मुंबई भेजा, लेकिन अमित शाह ने एक ही बात कहा। आप दर्शक खुद भी सोचिए, इस पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र की जनता या एकनाथ शिंदे के लोग जो हैं, जो जीते हुए हैं, वह कह रहे हैं कि मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं, लेकिन आप भाजपा को अगर समर्थन करेंगे, भाजपा का मेयर बनाएंगे, तो हम आपको छोड़ के हम घर वापसी कर लेंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। यानी कि दो घर है, एक घर छोड़ करके वो घर चले जाएंगे, तीसरे घर में नहीं जाएंगे। शिवसेना के हैं, हम शिवसेना के ही होके रहेंगे। आपने अगर धर्म नहीं निभाया, दूसरा भाई धर्म निभा रहा है, उसके पास हम चले जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को क्या कहा कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2.5 साल का बीएमसी का मेयर और 2.5 साल सीएम का कुर्सी, यह आपको करने पड़ेंगे। कोई जवाब नहीं आया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि 1 साल बीएमसी दे दो। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे का बयान आया कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विरासत को देखने वाला और शिव सैनिक जो है किसी के पैरों में नहीं झुकते। सही बात है, क्यों पैरों में झुके? हमारे पास में तुर्क का इक्का है, तुझे शर्त हमारी मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा रास्ता देखता हूं। आपके पास ऑप्शन है। ऐसी के आधार पर ही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन कुर्सी ऐसी चीज है कि कुछ भी करा जाती है, और उसी कुर्सी की लालच क्या से क्या करा दी। जो नहीं सोचा था वही हो गया। एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने कहा पार्टी में विलय कर दो आप, भाजपा में अपनी पार्टी को। उससे आप दर्शक जानते हैं, वह सिंबल जो शिवसेना का वह फ्रीज हो जाएगा, वह सिंबल फिर किसी को नहीं मिलेगा। पार्टी खत्म हो जाएगी, वह नाम फिर नहीं मिलेगा, वह वजूद समाप्त हो जाएगा, सब कुछ भाजपा का हो जाएगा। एकनाथ शिंदे समझ गए, मैं वो करूंगा तो लोग नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे चले गए। एकनाथ शिंदे चले गए, उसके बाद में उनके लोग, सांसद, विधायक, चाहे पार्षद नहीं तैयार है भाजपा में विलय करने के लिए, वह घर वापसी करने के लिए तैयार हो रहे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है, वह चिंता में डाल रही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, और नई संकट या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गुजरती है। लेकिन उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक होते हुए नजर आ रहे हैं और घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया। जैसा मैंने कहा कि देख तमाशा सियासत का, महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए दुश्मन आ गए एक साथ, तो दोनों जो दुश्मनी थी, जो एक दूसरे को वो कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे, वह अब एक आ गए।
और 100वीं वर्षगांठ, 100वां बाला साहब ठाकरे का जयंती है, इस पर शिवसेना एक हो जाएगी। इससे अच्छा कुछ महाराष्ट्र के लिए नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य चारों पीठ के जो हैं 10 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे, लाखों भक्त के साथ आएंगे, क्योंकि शंकराचार्य आएंगे तो भक्त भी आएंगे। 4 वेदों का 4 दिशाओं में रक्षा करने वाले यह शंकराचार्य, जो श्रेष्ठ हिंदू के लिए माने जाते हैं, जो सनातन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो शंकराचार्य को भला बुरा कहा गया या नोटिस चिपका दिया गया, एक बार नोटिस चिपकाए, बात समझ में आया, ठीक है गलती हो गई होगी, दोबारा 48 घंटे 24 से 48 घंटे के अंदर फिर दोबारा नोटिस चिपका करके, और एक सत्ता भोगी एक शंकराचार्य से पूछ रहा है कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाणित करो। वैसे ही जैसे चुनाव आयोग लोगों का नाम वोटर लिस्ट से SIR के तहत काट करके कहता है कि तुम नागरिकता साबित करो। अब शंकराचार्य ने कहा कि पहले तुम मुगल के औलाद हो और तुम साबित करो कि तुम महंत के लायक हो या नहीं। वैसे चुनाव आयोग के लिए भी लागू होता है, चुनाव आयोग अपनी नागरिकता साबित करे। जो CI सूर्यकांत बोले थे SIR की सुनवाई के तहत कि जो डॉक्यूमेंट तुम मांग रहे हो वो तो हमारे पास भी नहीं उपलब्ध है, तो फिर ऐसे में यह कौन होते हैं? हिंदू के ठेकेदार है, और इस देश के जो वेदों की रक्षा कर रहे हैं, वेदों के महत्व को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें ही पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हो, यह साबित करने के लिए बोलते हैं। यह पाखंडी लोग अब हिंदू धर्म क्या है यह सिखाएंगे। हिंदू धर्म नहीं सिखाता कि किसी मुस्लिम से बैर करो, हिंदू धर्म कभी भी नहीं सिखाता है। वेद नहीं सिखाता कि किसी मुस्लिम से बैर करो, किसी सिख से बैर करो, किसी ईसाई से बैर करो, नहीं। जात पात का भेद भुला करके धर्म को आगे बढ़ाता है, एकजुटता का संदेश देता है, एक नम्रता लाता है, नम्र होना चाहिए। लेकिन यह पाखंडी लोगों ने लोगों के अंदर मतभेद पैदा कर दिया, जो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो सरकार आ रही है, विकास की बात कर रही है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, 15 लाख खाते में देने की बात कर रही है, अच्छे दिन की बात कर रही है, किसानों को C2+50 MSP देने की बात कर रही है, आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है, देश को विकसित करने की बात कर रही है, वही इस देश को नफरत की आग में डाल देगी। किसी ने यह नहीं सोचा था। लेकिन वक्त तेजी से बदला, इनकी असलियत देश के सामने आ गई। अब वह शंकराचार्य 10 मार्च को दिल्ली के लिए कूच करेंगे, चारों दिशाओं के चारों शंकराचार्य जो 4 वेदों के लेकर के चलते हैं। तो सोचिए कि नजारा क्या होगा। जो भाजपा के अंधभक्त हैं वही शंकराचार्य के साथ होंगे, तस्वीर क्या होगी। लेकिन इसमें एक जो खबर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है, जो चिंता में डालती है। अब कहा यह जा रहा है कि इस जो धर्म की आग यह उठी है, अब इससे भारतीय जनता पार्टी और RSS का चरित्र देश के सामने आ रहा है। लेकिन कोई बड़ा नेता मुंबई में बैठ करके, महाराष्ट्र के अंदर बैठ करके इस जो एक आग उठी है, इस आग में घी डाल करके इसे और बढ़ाना चाह रहा है। कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस अनी और अंबानी के दम पर यह मोदी की सरकार चलती है, जिससे मोदी का वजूद है, नहीं तो मोदी कुछ भी नहीं है। अगर अडानी और अंबानी साथ छोड़ दे मोदी का, तो मोदी की छुट्टी 100% तय है। इन्हें कोई बचा नहीं सकता। CM PM की कुर्सी छोड़िए, एक चपरासी की कुर्सी नहीं मिल सकती। लेकिन कौन है वह? उस अडानी और अंबानी, वही अडानी और अंबानी, उसी शंकराचार्य का, जिस शंकराचार्य को योगी आदित्यनाथ नोटिस लगा के प्रशासन कर रहा है कि साबित करो शंकराचार्य वरना जेल में डालूंगा।
वही उनके पैर धो करके पीते हैं। सोचिए शंकराचार्य के जिस तरह से इन लोगों ने बालों को, चोटी को पकड़ करके पीटा है लात जूते घुसे से, उनके लोग ही कह रहे, वही जो पीटे गए वही कह रहे हैं, जो ब्रह्मचारी है हकीकत में। अभी ये नेता कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो, मुझे तो परिवार से कोई मतलब नहीं, सारा भोगते जाते हैं। 75 साल का ज्ञान देने वाला प्रधानमंत्री और भी सत्ता में का भोग ऐसा ले रहा है कि वह 75 साल को भूल गया कि कानून लागू किया था, नियम बनाया था अपने पार्टी के अंदर। सोचिए कि इस देश के 23 साल से 25 साल के बच्चे को जिसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन 75 साल के बुढ़े को और भी प्रधानमंत्री रहना है। सोचिए कितना बड़ा लालची, ढोंग फैलाना। अब राम मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्य का काम था, फटाका फहराना शंकराचार्य का काम था, नरेंद्र मोदी का नहीं, आरएसएस का नहीं, यह ठेकेदार नहीं है। लेकिन पाखंडियों का बोलबाला निकल पड़ा, जो अब उसका अंत होता नजर आ रहा है। कहते हैं ना, पाप का अंत तो घड़ा तो भरता ही है, वह घड़ा भर रहा है। और इन लोगों के लिए संकट अब उत्पन्न हो गई, जब वही चारों शंकराचार्य चारों दिशाओं से जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो उस दृश्य को एक बार आप दर्शक आजमाइए और सोचिए कि उनकी पालकी जब निकलेगी तो क्या होगा। यह जो लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम में कभी बैर था ही नहीं। हकीकत है यह कि कभी बैर नहीं था, कभी किसी हिंदू को किसी मुस्लिम से दुश्मनी ही नहीं थी। इन लोगों ने पाखंड भर दिया और देश को एक ऐसे राह पर ले जाकर के ढकेल दिया कि सब कुछ लूट लिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया है। झूठे डाटा, झूठी इकोनॉमी, झूठी जीडीपी, झूठे आंकड़े, हर चीज झूठे और इंसान भी झूठा, फिर भी पाखंड फैलाने से नहीं बाज आते। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने बैलेट पेपर से नगर निगम का चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक के अंदर जिस तरह सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग के ऊपर लगा है कर्नाटक विधानसभा और लोकसभा के अंदर, उसका डाटा बखूबी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश किया। मैं इस वोट चोरी पर दो राज्यों का जिक्र आप दर्शकों से जरूर करना चाहूंगा, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि कर्नाटक और हरियाणा के अंदर कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। कर्नाटक के अंदर एक विधानसभा सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव में, कई विधानसभा होते हैं, लोकसभा के अंदर कम से कम 4 विधानसभा तो आते ही है। एक विधानसभा के अंदर 1,29,000 वोट की हेराफेरी, 1,29,000 एक विधानसभा में, तो 4 विधानसभा में 4 लाख। हार जीत कितने से होती है? 1 लाख 1.5 लाख लोकसभा में। नरेंद्र मोदी खुद 1,52,000, लेकिन उनके तो फर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के लोग कहते हैं। अब ऐसे में वोट चोरी पकड़ी गई, 100 मोबाइल नंबर सामने आए कि 100 मोबाइल नंबर को यूज किया गया। सीआईडी ने 18 नोटिस दिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। एसआईटी की टीम ने भारतीय जनता पार्टी को सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके सेक्रेटरी को पकड़ा, बैंक खाते को देखा, बैंक खाते से 4,50,000 रुपया गया हुआ था वोट काटने का, एक वोट का 80 रुपया उन साइबर कैफे वालों को दिया जा रहा था। अब इन सभी से छुटकारा पाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक प्रयोग किया, उसने अपने अधिकारों का फायदा उठाते हुए और संविधान को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का आदेश पारित कर दिया। अब महानगर पालिका का जो चुनाव होना है वह बैलेट पेपर से होगा, सब दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है कि मॉडल जमाने में बैलेट पेपर, मॉडल जमाने में ही तो मॉडल चोरियां हो रही हैं, जिसकी वजह से भाजपा आ रही है। हर एक बच्चा से पूछो तो कहेगा वोट चोरी की सरकार है। एसआईआर में खुली आंखों से दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में अभी 3 करोड़ वोट कट गए, 1,22,00,000 लोगों को नोटिस भेजा गया है, यानी 4 करोड़ कट गए। और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, आधिकारिक बयान दिया कि 4 करोड़ वोट कटे हैं।
15,36,00,000 वोटर थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तकरीबन उसमें 1 करोड़ के आसपास बढ़ने चाहिए थे, वहां पर 4 करोड़ वोट कट गए, और अभी कितने कटेंगे कोई जानता ही नहीं है। तो फर्जी वोट चढ़ाए जा रहे हैं और हकीकत वोट काटे जा रहे थे। ऐसे में बैलेट पेपर से तो नहीं खेल, वो फर्जी वोट वाले नहीं चढ़ा डाल पाएंगे वोट, फिर तो हो गया छुट्टी। अब ऐसे में जब कर्नाटक के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सत्यता देश के सामने आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के हरियाणा के अंदर राहुल गांधी कहते थे कि 25,44,000 फर्जी वोट पड़े हैं, लेकिन उस समय चुनाव आयोग नहीं माना, और अब चुनाव आयोग इस बात को स्वीकृत कर रहा है कि 29 लाख फर्जी वोटर हरियाणा के अंदर हैं, और वह विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वोट डाले। 29 लाख, 2 करोड़ वोटरों की संख्या ही है हरियाणा के अंदर, और 2 करोड़ वोटर में 29 लाख फर्जी वोटर हैं, वह भाजपा को वोट किए हैं। तो अगर वह 29 लाख नहीं करते तो भाजपा का क्या हाल होता? जबकि 10 लोकसभा सीटों में 5 कांग्रेस लाई है और 5 भाजपा लाई है। विधानसभा चुनाव के अंदर 25,44,000 फर्जी वोट का बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन हार और जीत का जो अंतर था 90 विधानसभा सीटों पर, 90 ही विधानसभा है हरियाणा के अंदर, छोटी विधानसभा है, लेकिन 90 विधानसभा सीटों पर हार और जीत का जो अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मात्र 1,22,000 अधिक वोट लाई थी, और कांग्रेस ने 1,22,000 कम वोट लाए थे। जबकि उस फिगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25,44,000 फर्जी वोट मिले थे। अगर सपोज मानिए वह 25,44,000 फर्जी वोट नहीं पड़ते तो कांग्रेस के वोट से भारतीय जनता पार्टी के 25,44,000 वोट कम हो जाते। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी का 90 के 90 प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो जाता। 25,44,000 फर्जी वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी मात्र 0.50% वोट परसेंटेज उसका ज्यादा था, आधा % वोट। सोचिए, तो भारतीय जनता पार्टी को कहां कोई चाह रहा है। अब ऐसे में चुनाव आयोग अब खुद मान रहा है, इस बात से आप समझ लीजिए कि कितनी ईमानदारी से चुनाव हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता। खुली आंखों में देश को धूल झोंक रहा है न्यायपालिका भी, कैसे भरोसा करे। 2 लोगों में लड़ाई होता था तो लोग सोचते थे कि हम न्यायपालिका में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से इंसाफ मिलेगा हमें। वही कोर्ट धोखेबाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा है, वह आंखें मूंद के बैठा है। किसके पास इंसाफ की गुहार लगा रही जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है और राष्ट्रपति के ऊपर कोई संविधान में स्थान नहीं है, और दोनों मुख्य दर्शक बनकर के बैठे हुए, दोनों मुख्य दर्शक बनकर के बैठे हुए, बीच वाला तांडव कर रहा है, पाखंड फैला रहा है देश के अंदर। ऐसे हालात में हमारा देश आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन खत्म होने की कगार पर, नीतीश, नायडू, शिंदे तीनों दल भाजपा से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर के आप दर्शकों को मैंने बताया कि एकनाथ शिंदे किस तरह अब घर वापसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। 2-4 दिन में वह भी फाइनल हो जाएगा, अब ज्यादा दिन इसको टाल नहीं सकते। तो ऐसे में शिवसेना का ही मेयर बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने को तैयार है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी सीएम की कुर्सी पर भी हुई, और नीतीश कुमार तख्ता पलट की तैयारी में बिहार के अंदर चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार और पार्टी का वजूद बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त मोदी सरकार संकटों से घिर गई है
और जो परिस्थितियां मैंने बताई, एनडीए का जो तमाशा एक बन गया है, एनडीए शब्द ही तमाशा हो गया है। कोई पार्टी धर्म ही नहीं है, कोई इसका वजूद ही नहीं है, सब एक दूसरे में लूट खसोट में मस्त है। कोई अपनी पार्टी को बचाने में परेशान है, कोई पीछा छुड़ाने में भाजपा से परेशान है, कोई इस बात को सोच के परेशान है कि कहीं यह हमारे लोगों को तोड़ न ले। अब यह सारी चीजें एनडीए गठबंधन का तमाशा बना रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे या सत्ता से यह दूर हो जाए सच्चाई, शंकराचार्य को जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, मजदूर जिस तरह से सड़कों पर है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हैं, सड़कों पे आ गए, तो मोदी की छुट्टी 100% तय हो जाएगी फिर। और वह कहते हैं ना, जो नहीं सोचा था वही हुआ। मोदी से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी और वही हुआ, जो नहीं सोचा था वही आज हो रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।